दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान से ओडीआई वर्ल्ड कप में आज तक एक भी मुकाबला नहीं हारा है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में हमें एक हार झेलनी पड़ी थी 2021 में, वो हम मानते हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, हमारा अभी भी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। तो इस स्पेशल सीरीज में हमने इससे पहले 1992, 1996, 1999 और 2003 के ओडीआई वर्ल्ड कप्स को तो डिस्कस कर लिया, लेकिन इस एपिसोड में हम पहली बार 2007 का जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, तो टी20 वर्ल्ड कप का मैच हम डिस्कस करने वाले हैं। अब कंफ्यूज मत होना, इंडिया पाकिस्तान के 2 मैचेस हुए थे टी20 वर्ल्ड कप में, 2007 वाले टी20 वर्ल्ड कप में, जब पहली बार ये फॉर्मेट इंट्रोड्यूस ही हुआ था। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उस मैच के बारे में जहां पर मुकाबला बोल आउट तक गया था, दोनों टीम्स के बीच जो मैच है वो टाई हो गया था। आज उसकी दास्तां आपको बताएंगे और इसके साथ आपको बताएंगे एमएस धोनी के कैप्टेंसी ब्रिलियंस का एक और काफी अनोखा किस्सा। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मयंक, और आज आपको लेकर चलते हैं आज से 17 साल पहले, जब टी20 वर्ल्ड कप पहली बार साउथ अफ्रीका में खेला गया था। अब इंडिया और पाकिस्तान को सेम ग्रुप में रख के भाई सभी को फायदा ही होना था, क्योंकि दोनों आर्च राइवल्स और दोनों एक दूसरे से भिड़ने वाले थे इस फॉर्मेट में पहली बार। छोटा फॉर्मेट जहां हम 50 ओवर्स के मैच देखते हैं, यहां 20 ओवर का मैच। दोनों टीम्स भी काफी अलग। इंडियन टीम में ना सचिन तेंदुलकर, ना सौरव गांगुली, ना वीवीएस लक्ष्मण, ना राहुल द्रविड़, ना अनिल कुंबले, सारे के सारे सीनियर प्लेयर्स ने पहले ही बैक ऑफ कर लिया था कि भाई ये छोटा फॉर्मेट हम नहीं खेलेंगे, ये हमारे लेवल की गेम नहीं है। और इंडियन टीम के पास थे कुछ नए नौजवान चेहरे, जैसे रॉबिन उथप्पा, दिनेश कार्तिक, रोहित शर्मा और श्रीशांत। उसके साथ साथ जोगिंदर शर्मा भी टीम में शामिल थे। जोगिंदर शर्मा आप लोगों को याद है? चलिए नहीं याद है तो अगले एपिसोड में उनकी भी याद आपको दिला देंगे, लेकिन इस मैच के बारे में पहले बात करते हैं। तो भाई ये मुकाबला हुआ था साउथ अफ्रीका के डरबन में। अब इससे पहले पाकिस्तान अपना मैच स्कॉटलैंड से जीत चुकी थी और उन्हें यह मैच सिर्फ जीतना ही था सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन भारतीय टीम के साथ दुविधा यह थी कि उनका मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ पूरी तरह से बारिश में धुल गया था और वॉश आउट हो चुका था, यानी कि दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल गए थे। अब यहां पर भारतीय टीम अगर पाकिस्तान को हरा नहीं पाती तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर भारतीय टीम मान लीजिए 160 रन बनाती और पाकिस्तान वो टारगेट 15 ओवर के अंदर चेज कर लेती, तो भारतीय टीम सुपर 8 में भी क्वालिफाई नहीं कर पाती, इनफैक्ट ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाती। अब यहां पर इंडियन टीम को एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी देना था, क्योंकि 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडियन टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। हम लोग अपना मुकाबला बांग्लादेश से भी हार गए थे, और बहुत जो क्राउड का जो रिएक्शन था, जो इंडियन पब्लिक का रिएक्शन था, वो बहुत ही रिगरस था, बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया था। खास करके लोगों ने प्लेयर के घरों पर पत्थरबाजी भी की थी, उनके पुतले भी जलाए थे। तो बहुत ज्यादा प्रदर्शन हुआ था और कोई भी ये दोबारा देखना नहीं चाहता था। इस बीच इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने आए टी20 फॉर्मेट में पहली बार। भारतीय टीम को लीड कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी, तो वहीं पाकिस्तान की टीम के कप्तान थे शोएब मलिक। अब मुकाबला जो है ना वो बड़ा पेचीदा सा था, क्योंकि आनुमन लोगों को 50 ओवर क्रिकेट देखने की आदत थी। 20 ओवर फॉर्मेट उस समय बिल्कुल बेबी था, बच्चा अभी अभी निकला था बस, तो ज्यादा लोगों में एक्साइटमेंट थी भी नहीं। और ये बहुत शॉकिंग बात है कि इंडिया पाकिस्तान की मैच जब भी होती है तो भाई हम देखते हैं क्राउड जो है खचाखच भरा रहता है, बिल्कुल स्टेडियम बिल्कुल मतलब जैम पैक्ड रहता है। लेकिन उस मैच में स्टेडियम्स में बहुत सारी सीट्स खाली थी, लेकिन एक चीज जो भारतीय टीम के फेवर में थी कि क्राउड में भारत के झंडे पाकिस्तान के झंडों से ज्यादा थे, यानी कि भारतीय फैंस वहां पर भी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए थे। भले ही सचिन तेंदुलकर टीम में ना हो, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली ऐसे बड़े बड़े नाम वहां पर नहीं हो, मगर फिर भी लोग अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए थे। आप सोचिए पूरे की पूरी टीम में एक या दो सीनियर प्लेयर्स थे, सिर्फ एक वीरेंद्र सहवाग थे
गौतम गंभीर थे। खैर गौतम गंभीर तो मैं MS धोनी से सीनियर नहीं कहूँगा, MS धोनी से पहले आए एक तरह से अगर देखा जाए तो, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो बहुत ही यंग टीम थी भारतीय टीम। लेकिन वही पाकिस्तान की टीम में कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर फिर भी शामिल थे, जैसे शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी और यूनुस खान और मिसबाह उल हक, ये कुछ प्लेयर्स थे जो शामिल थे। तो पाकिस्तान की टीम थोड़ी सी स्ट्रांग नजर आ रही थी। लेकिन भाई मैच तो होना था और मैच इंटरेस्टिंग होना था, हम सभी को पता है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 बता देता हूं, ठीक है, कि उस मैच में कौन सी टीम उतरी थी। तो सबसे पहले अगर मैं इंडियन टीम की प्लेइंग 11 बताऊं तो इंडियन टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार थी। वीरेंद्र सहवाग और रॉबिन उथप्पा ओपनिंग करने वाले थे। हालांकि फिर रॉबिन उथप्पा नंबर 3 पर आए और गौतम गंभीर ने ओपन किया इनिंग्स। और उसके बाद युवराज सिंह, दिनेश कार्तिक, महेंद्र सिंह धोनी जो कि कप्तान और विकेट कीपर दोनों थे, इरफान पठान, अजीत अगरकर, हरभजन सिंह, RP सिंह और S श्रीशांत। अब आते हैं पाकिस्तान के 11 पर। तो वहां पर सलमान बट, शाहिद अफरीदी, इमरान नजीर, सोहेल तनवीर, यूनुस खान, शोएब मलिक जो कि कप्तानी कर रहे थे, मिसबाह उल हक, कामरान अकमल, यासिर अराफत, उमर गुल और मोहम्मद आसिफ। तो ये थी दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 जो आपस में भिड़ने वाले थे। अब भाई टॉस हुआ और शोएब मलिक ने टॉस जीता और इंडिया को पहले बैटिंग पर डाल दिया। अब बारिश का मौसम वहां पर था और 60% चांस थी कि बारिश होगी उस मैच में, जो कि बाद में हुई भी, लेकिन बारिश के कारण मैच जो है वो स्थगित नहीं हुआ क्योंकि उतनी देर तक बारिश नहीं रही। इनिंग शुरू हुई। अब क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस थे तो सबको पता था कि शुरुआत में गेंद घूमेगी और स्विंग अच्छा मिलेगा, किसी भी बॉलर को नए बॉल से बहुत अच्छा स्विंग मिलेगा वहां पे। तो भाई इन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए कैप्टन शोएब मलिक ने बॉल थमाई मोहम्मद आसिफ के हाथों में। मोहम्मद आसिफ एक ऐसे खिलाड़ी थे जो बॉल को लास्ट मोमेंट स्विंग देने में मास्टर थे और उसी चीज का फायदा उठाकर पाकिस्तान इंडिया के ऊपर कैपिटलाइज करना चाहती थी। मुकाबला शुरू हुआ और पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय टीम को झटका लग गया। गौतम गंभीर 0 पर आउट हो गए। आगे बढ़कर मोहम्मद आसिफ पर अटैक करना चाहते थे लेकिन शॉट ढंग से कनेक्ट नहीं हुआ और गेंद जो है वो सीधा मोहम्मद आसिफ के ही हाथों पर जा गिरी और कॉटन बोल्ड हो गए इस तरह से गौतम गंभीर। उसके बाद रॉबिन उथप्पा आते हैं बैटिंग करने वीरेंद्र सहवाग के साथ। तो भाई जिस तरह हम कहते हैं ना कि जैसे एक फ्लाइंग स्टार्ट की जरूरत होती है T20 में, वो फ्लाइंग स्टार्ट कहीं ना कहीं भारतीय टीम को मिली नहीं क्योंकि मोहम्मद आसिफ ने पूरे टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। पहले ओवर में गौतम गंभीर को चलता किया, फिर जब वो दोबारा दूसरा ओवर अपना लेकर आए वहां पर वीरेंद्र सहवाग को क्लीन बोल्ड किया, फिर उसके बाद जब वो तीसरा ओवर लेकर आए वहां दिनेश कार्तिक को क्लीन बोल्ड किया और उसके बाद युवराज सिंह का भी विकेट लिया। मतलब मोहम्मद आसिफ ने पूरे इंडियन टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी और पहले 6-7 ओवर्स में इंडिया की स्थिति बहुत खराब थी। 36 रन पर 4 विकेट। कुछ उम्मीद थी तो वो रॉबिन उथप्पा थे जो एक तरफ से टिके हुए थे और उनका साथ देने आते हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी और रॉबिन उथप्पा के बीच एक अच्छी साझेदारी होती है, लेकिन 10वें ओवर में बारिश शुरू हो जाती है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद बारिश फिर थमती है, फिर सिर्फ 2 ओवर का खेल होता है और फिर से बारिश शुरू हो जाती है। टीम ऑलरेडी 4 विकेट खो चुकी है। बैट्समैन जो सेट है उसे वापस जाना पड़ रहा है ड्रेसिंग रूम में क्योंकि बारिश हो रही है और ये एक बैट्समैन के लिए बहुत दिक्कत की बात होती है कि जब उसे ड्रेसिंग रूम में वापस जाना पड़े जब वो सेट है, क्योंकि जब आप वापस आते हो तो आप उतने सेट फील नहीं करते हो अपने आप को जितना आप जब खेल रहे होते हो, फ्लो में होते हो तब फील करते हो। लेकिन फिर भी वहां से MS धोनी और रॉबिन उथप्पा ने उस पारी को संभाला और इंडियन टीम को एक अच्छी स्कोर की तरफ बढ़ाते हुए लेकर गए। लेकिन 50 रन बनाने के बाद रॉबिन उथप्पा भी पवेलियन वापस लौट गए। रॉबिन उथप्पा ने 39 गेंदों में 50 रन बनाए जिसमें 4 चौके और 2 छक्के भी शामिल थे, लेकिन सोहेल तनवीर की गेंद पर वो कॉट बिहाइंड हो गए और पवेलियन लौट गए। हालांकि रॉबिन उथप्पा और महेंद्र सिंह धोनी के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप हुई 46 रनों की और महेंद्र सिंह धोनी भी अच्छे लय में नजर आ रहे थे। भले ही वो अच्छी स्ट्राइक रेट से ना खेल रहे हों, लेकिन वहां पर जिस तरह के उन्होंने बल्लेबाजी की वैसी जरूरत थी। 33 रन बनाए 31 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से।
106 का ही स्ट्राइक रेट था, लेकिन वहां पर उस पारी की जरूरत थी। और MS धोनी और इरफान पठान ने भी एक अच्छी पार्टनरशिप वहां पर की। 29 रनों की उनकी पार्टनरशिप रही, जिसके बाद इरफान पठान 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद हरभजन सिंह भी सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एंड में कुछ रन्स अजीत अगरकर के बल्ले से आए, जिन्होंने 14 रन बनाए 9 गेंदों में 2 चौकों की मदद से, और इंडिया की टीम किसी तरह घींच घांच के 20 ओवर में 141 रन पर पहुंची। अब भैया आज तो हम देखते हैं कि 240 का भी टारगेट T20 में कम पड़ जाता है कभी कभी, और ये पहली बार था जब T20 क्रिकेट आया था, T20 में वर्ल्ड कप पहली बार खेला जा रहा था, और उस तरीके के मैच में भारतीय टीम ने 20 ओवर में 141 बना लिए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा टोटल था, आज के समय की बात करें तो ये तो बहुत ही इजी टोटल, लेकिन उस टाइम पे उतना बड़ा टोटल भी नहीं था, लेकिन डिफेंडेबल था। इट वॉज अ डिफेंडेबल टोटल फॉर द इंडियन टीम कि वो डिफेंड कर सकते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान की बल्लेबाजी की बारी आई। पाकिस्तान को 142 रन बनाने थे 120 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए, और भारत को एक बड़ा झटका देने के लिए। अगर ये टारगेट वो 15 ओवर से अंडर चेज कर लेते तो मुकाबला पाकिस्तान के पक्ष में तो जाता ही, लेकिन भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2007 से बाहर हो गई होती। पाकिस्तान की तरफ से फिर ओपनिंग करने आए सलमान बट और इमरान नजीर। दोनों के बीच में पहले विकेट के लिए सिर्फ 12 रन की साझेदारी हुई। इमरान नजीर 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद सलमान बट और कमरान अकमल के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 32 रन जोड़े, लेकिन उसके बाद सलमान बट भी पवेलियन को वापस लौट गए 17 रन 25 गेंदों में बनाकर। पाकिस्तान के लिए भी यह काफी खराब शुरुआत थी, क्योंकि उसके बाद कामरान अकमल भी रन आउट हो गए और यूनुस खान भी 2 रन बनाकर इरफान पठान की गेंद पर बोल्ड हो गए। पाकिस्तान की टीम भी अब यहां से मुश्किल में नजर आ रही थी। वो जो मोहम्मद आसिफ की मेहनत थी, जिन्होंने सिर्फ 4 ओवर में 4 विकेट लेकर 18 रन दिए थे, वो कहीं ना कहीं फेड होती हुई दिख रही थी, क्योंकि पाकिस्तान की भी बैटिंग लाइनअप पूरी तरह से फेल हो रही थी। पाकिस्तान की हालत की बात करें तो 47 रन पर 4 विकेट खो दिए गए थे, लेकिन उसके बाद शोएब मलिक और मिसबाउल हक के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप बननी शुरू हुई। लेकिन फिर शोएब मलिक भी 20 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए इरफान पठान की गेंद पर आउट होकर। अब दारोमदार बल्लेबाजी का पूरी तरह से मिसबाउल हक पर था, साथ में थे शाहिद अफरीदी, मगर शाहिद अफरीदी ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाए और वो भी 7 रन बनाकर हरभजन सिंह की गेंद पर आउट हो गए। अब यासिर अराफत और मिसबाउल हक को बाकी के दौर बनाने थे, और जो हुआ वो शायद किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। मिसबाउल हक ने चार्ज लेना शुरू किया और हरभजन सिंह को अटैक करने लगे। उन्होंने शानदार 53 रन की पारी खेली, सिर्फ 35 गेंदों में 7 चौके लगाए और 1 छक्का लगाया, और इस तरह से मिसबाउल हक ने टीम को उस सिचुएशन में लाकर छोड़ दिया था कि अब तो लग रहा था कि भाई तो बाएं हाथ का खेल है तो आराम से जीत जाएंगे। लेकिन लास्ट बॉल पे जब 1 रन चाहिए था तो वहां पर मिसबाउल हक रन आउट हो गए और मुकाबला टाई हो गया। इंडिया की टीम ने भी 20 ओवर में 141 बनाए, पाकिस्तान की टीम ने भी 20 ओवर में 141 बनाए। अगर भारतीय टीम की गेंदबाजी की बात करें तो वहां आरपी सिंह ने बहुत ही किफायती गेंदबाजी की, 4 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट लिया। अजीत अगरकर महंगे साबित हुए, लेकिन उन्होंने भी 4 ओवर में 35 रन देकर 1 विकेट लिया। इरफान पठान ने बहुत शानदार गेंदबाजी की, 4 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट लिया और उसमें 1 मेडन ओवर भी शामिल था। तो प्रेशर बिल्ड करने में जो काम इरफान पठान ने किया वो शायद सबसे इंपॉर्टेंट था। लेकिन भाई अब मुकाबला टाई हो चुका था। अब आनुमन जब भी ओडीआई वर्ल्ड कप वगैरह में मुकाबले जब पहले टाई होते थे तो दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट दे दिया जाता था, लेकिन यहां पर T20 वर्ल्ड कप में एक नया नियम लाया गया जिसे कहते हैं द बोल आउट। अब बोल आउट जो है वो थोड़ा थोड़ा पेनल्टी शूट आउट जैसा था।
आपने फुटबॉल अगर देखा होगा, पेनल्टी शूटआउट में जब भी दो टीम्स के बीच में मुकाबला ड्रॉ होता है और एक्स्ट्रा टाइम में भी गोल्स बराबर पे रहते हैं, तो होता है पेनल्टी शूटआउट। पेनल्टी शूटआउट में दोनों टीम्स 5-5 पेनल्टी स्ट्रोक्स लेती हैं एक दूसरे के खिलाफ, और जो भी टीम ज्यादा बार पेनल्टी स्ट्रोक्स को गोल में कन्वर्ट करती है वो टीम जीत जाती है। यहां पर भी उसी तरीके का नियम था जिसे हम कहते हैं बोल आउट। बोल आउट में क्या था कि दोनों टीम्स 5-5 गेंदबाज सेलेक्ट करेंगी और उन पांचों को खाली विकेट पर निशाना लगाना होगा, यानी कि कोई बल्लेबाज नहीं होगा वहां पे, उन्हें खाली विकेट पर निशाना लगाना होगा, और जिसका निशाना लग गया ज्यादा बार वो मुकाबला जीत गया। अब भारत और पाकिस्तान के बीच भी यही होना था, द बोल आउट। और यहां पर MS धोनी ने जो अपनी ब्रिलियंस दिखाई, वो शायद मुझे लगता है किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वहां से मुझे लगता है MS धोनी ने अपना बताया कि वो कितने शार्प कैप्टन है। पाकिस्तान के कैप्टन शोएब मलिक ने अपने बेस्ट बॉलर्स को चुना स्टंप को हिट करने के लिए। उमर गुल आए, यासिर अराफत आए, शाहिद अफरीदी आए, लेकिन MS धोनी ने अपना जादुई दिमाग चलाया और उन्होंने चूज किए अपने पार्ट टाइमर्स, वीरेंद्र सहवाग, रॉबिन उथप्पा और हरभजन सिंह, तीनों स्पिनर्स। अब उसकी वजह थी, और वो बहुत ही शातिर वजह थी, कि पेस बॉलर्स जो होते हैं ना, वो रन अप लेके आते हैं और उन्हें एक पर्टिकुलर लेंथ पर बॉल डालने की आदत होती है। शायद वो स्टंप्स को हिट करने में असफल रहें, उनके चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन स्पिनर्स जो हैं वो क्योंकि शॉर्ट रन अप से आते हैं, तो वो एक आराम से एक इजी टारगेट पकड़ के स्टंप्स को टारगेट कर सकते हैं। और MS धोनी ने यही दिमाग लगाया। अब यहां उनकी दिमाग खत्म नहीं होती। पहले पाकिस्तान के गेंदबाज गए, पहले गेंदबाज ने मिस करा स्ट्रोक, और जब इंडिया की तरफ से पहला वीरेंद्र सहवाग ने बॉल आउट किया, तो MS धोनी ने वहां दिमाग लगाया कि वो विकेट के ठीक पीछे बैठ जाएंगे घुटनों के बल, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वहां पर विकेट कीपिंग करने की जरूरत थी नहीं। वहां पर विकेट कीपर सिर्फ इसीलिए रखा गया था ताकि बॉल अगर पीछे जाए तो विकेट कीपर आराम से पकड़ ले, किसी को पीछे ना जाना पड़े बॉल पकड़ने के लिए। तो MS धोनी ने दिमाग लगाया, MS धोनी ने अपने आप को घुटने के बल बिठा लिया और जस्ट विकेट के पीछे बैठ गए, और बेसिकली उन्होंने अपने बॉलर्स को कहा कि देखिए आप मुझे टारगेट कीजिए, अगर आप मुझे टारगेट करोगे ना तो बॉल अपने आप विकेट पे लगेगी। और यही हुआ। पहले वीरेंद्र सहवाग ने हिट किया, उसके बाद उनकी तरफ से उमर गुल ने फिर से मिस किया, फिर हमारी तरफ से हरभजन सिंह ने फिर हिट किया, फिर उनकी तरफ से शाहिद अफरीदी ने मिस किया, और तीसरा स्ट्रोक रॉबिन उथप्पा ने हमारी तरफ से हिट करके हमें जीत दिला दी। और इंडिया T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में क्वालिफाई कर गई। और दूसरी चीज, हमारी टीम पाकिस्तान को फिर से एक वर्ल्ड कप मैच हराने में कामयाब रही। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि भाई ये मुकाबला बॉल आउट तक जाएगा। और कहीं ना कहीं जिन फैंस ने टिकट्स नहीं खरीदी कि क्या ही देखेंगे यार इंडिया पाकिस्तान का T20 मैच, वो कहीं ना कहीं काफ़ी दुख मना रहे होंगे कि यार देख लेना चाहिए था, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था। दोनों टीम्स के बीच मुकाबला पहली बार टाई हो रहा था, उसका निर्णय जो है वो फिर बॉल आउट से डिसाइड हुआ। हालांकि इस मैच के मैन ऑफ द मैच मोहम्मद आसिफ ही रहे, क्योंकि उनकी गेंदबाजी सच में शानदार थी। 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 4 विकेट लिए उन्होंने। लेकिन भाई अब मैन ऑफ द मैच भी ले लिया तो क्या फ़ायदा, मुकाबला तो भारत ने जीत लिया था। और इसके बाद आगे जाकर भारत और पाकिस्तान फिर से फाइनल्स में भिड़े। अब उसकी स्टोरी हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए अगर आपको ये कहानी और ये किस्सा पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एपिसोड्स लेकर आएंगे इस सीरीज़ में। और ये इस सीरीज़ का 5वां एपिसोड था। इससे पहले हमने 4 एपिसोड्स किए हैं, 1992 ODI वर्ल्ड कप, 1996 ODI वर्ल्ड कप, 1999 ODI वर्ल्ड कप और 2003 ODI वर्ल्ड कप, जिसके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल देंगे। प्लीज़ इस पूरी सीरीज़ को चेकआउट करें। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जितने भी वर्ल्ड कप मैचेस हुए हैं, हम सब पर आपके लिए कवरेज करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।